आपको जरूरी है मुकाबला, बट स्पेशली उन टीम्स के लिए जिनके पहले के 3 मैचेस बेहद ही खराब गए। चलिए चलते हैं सीधा प्लेन पाथ की तरफ। मेडल के खोया दिख तो रहे हैं आपको, बट क्या वो अपने ड्रॉप पे सही सलामत पहुंचेंगे? बिकॉज ड्रॉप क्लैशेस की आशंका नोवर अपनोए पे भी होती है। जी हाँ, पर फिलहाल के लिए जिन टीम्स को जहां पर भी जाना है मुझे लगता है कि आसानी से वो जा पाएंगे, क्योंकि प्लेन पाथ हमारा बहुत ही बढ़िया है। अगर हम बाकी दिनों की बात करें, मिल्टा पावर से निकलता हुआ हॉस्पिटल और आसपास के इलाकों पर जाकर ये प्लेन पाथ हमारा समाप्त होगा। यासना जिन्हें जाना है वो भी आसानी से जा सकते हैं। स्टालबर कामेश की हालांकि थोड़ा ग्लाइड करने की जरूरत पड़ेगी। सेवर्नी आप वहां पर भी जा सकते हैं। जारकी का वो एरिया है जहां पर आपको लूट ठीक ठाक मिल जाती है, पर अगर आप रोटेशन तेजी में कर पाए तो शायद हो सकता है कि सही सलामत आप जोन के अंदर आ पाए। उसके लिए भी एक कंडीशन है कि जोन अगर आपसे दूर है तो आपको जल्दी रोटेट करना है, अगर आपके पास है तो आप थोड़ा समय ले सकते हैं। पर मेडल जैसे आपने बात भी करी, नोवो रिपनॉय फिलहाल के लिए वहां पर कोई नहीं गया। वोल्टेक्स वो हो सकता है कि आपको मिलिट्री बेस या फिर मिल्टा सिटी के आसपास देखने को मिल जाए। जी हाँ, मिल्टा सिटी और आरू गेमिंग, हमने हमेशा से बात करी है कि मिल्टा पावर उनका गढ़ है, वो छोड़ने से रहे। मैं टीम जीरो को देख रहा हूँ, वो नहीं गए नोवर अपनोए। वहां पे ड्रॉप क्लैशेस की आशंकाएं थी उनको, बट मिलिट्री बेस वो पूरा खाली है। एंड मैं सरप्राइज जरूर हूँ कि वहां भी कोई नहीं गया। जैसा आपने बताया, हर जगह जाना पॉसिबल है। स्टालबर कामेश की वैसे भी इतनी टीम्स जाती नहीं है मेजी। रास्ते में गाड़ी लेने के लिए जरूर यहाँ पे लड़ाई हो सकती है, बट टीडब्ल्यूओबी को देखिए, काफी एक अच्छा स्प्लिट। 2 प्लेयर्स ऑलरेडी गाड़ी के ऊपर जा चुके हैं, गाड़ी के साथ वाले कंपाउंड को वो लूट रहे हैं। इट्स अ गुड स्टार्ट आई बिलीव, और अपने बेसिक्स पे अमल उनको आज भी करना पड़ेगा। वैसे जोन प्रेडिक्शन प्रिंस ओजी की इतनी खराब रही नहीं है इस टूर्नामेंट के दौरान। देखिए, पिछले 3 मैचेस में तो बहुत ही खराब रही है। उसके पहले तो बहुत ज़्यादा शानदार रही और तारीफों की पुल बांधे गए और फिर पता चला नज़र लग गई उनको और हम्म। फिर प्रेडिक्शंस उतनी अच्छी रही नहीं। पर फिलहाल के लिए मैं प्रीवियस राउंड की ज़रूर बात करूंगा स्पीरो, क्योंकि जब मेडल और टीम ज़ीरो पहले के ग्रुप में एक साथ थे, तब हमने देखा था कि वो बहुत ज़्यादा करीब गए थे मेडल के, पर वापस से वो मिलिट्री बेस चले गए थे। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, वो मिलिट्री बेस के साइड पर नहीं गए और उन्होंने अपना ड्रॉप चेंज किया, वो पोचिंकी तक पहुंचे। सर्कल का एडवांटेज, हम बात कर ही रहे थे प्रिंस ओजी की। हम्म। टीडब्ल्यूओबी सेंटर ऑफ द सर्कल, हालांकि पहले 3 मैचेस में बस केवल 5 अंक उन्होंने निकाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि हाँ, इस मैच की शुरुआत वो शानदार तरीके से करेंगे। पर फिलहाल के लिए आरवीएनसी, उनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई। एक खिलाड़ी उनका नॉक किया गया, अंश समाप्त भी कर दिए गए। देखिए, केवल 3 ही अंक थे यहाँ पे आरबीएनसी के आज के मैच से पहले, और ऑलरेडी एक प्लेयर गंवाना, जबकि आपको सबसे बड़ा मुकाबला चाहिए, एक सेटबैक है उनके लिए। बट मेजी, हमने मिरेकल्स देखे हैं इस टूर्नामेंट के दौरान। अकेले प्लेयर ने भी पॉइंट्स निकाल के दिए हैं अपनी टीम को। तो आरबीएनसी का भी मकसद यही रहेगा कि आज के दिन में वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेके जाएं, भले ही 3 प्लेयर्स अब उनके पास। बट वहीं दूसरी तरफ एक टीम की कमजोरी दूसरी टीम की ताकत बनती है। टीसीडब्ल्यू को देखिए, एक फ्लैग मिल गया, दे ऑफ टू अ रियली गुड स्टार्ट। थोड़ी लूट पे फोकस किया जाएगा, उसके बाद जो जोन की रोटेशन है वहां पे काम किया जाएगा। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अब जो बाकी सारी टीम्स हैं जो आपको ऊपरी दिशा में दिखाई देंगी, वो क्या सोचेंगे कि चलिए पहले ही मिलिट्री बेस जाते हैं या फिर ब्रिज का जो एरिया है उसे कैप्चर करा जाए, क्योंकि यहाँ से तय कर पाना कि वो जो तीसरा हार्डशिप है वो मिलिट्री बेस आएगा या फिर ऊपर मिल्टा सिटी या मिल्टा पावर की तरफ जाएगा, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि ऐसे सर्कल्स मिलिट्री बेस की तरफ एक्चुअली में हिट कर जाते हैं और वहां पर दिक्कतें टीम्स के लिए सबसे ज्यादा होती है। देखना यह है कि सबसे पहली कौन सी वो टीम रहेगी जो मिलिट्री बेस का रुख करते हुए आपको दिखाई देगी। हो सकता है टीसीडब्ल्यू वो स्क्वाड हो, क्योंकि फेरी पेयर नो डाउट आपको वहां पर लूट अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ टीम फॉरएवर मौका उनके पास भी रहेगा कि वो मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे। पर फिलहाल के लिए टीम जीरो, बदलाव तो खैर इन्होंने भी किया है। पिछली बार हमने 3 मैचेस में दक्ष को खेलते हुए देखा, आज के दिन पे काइलो उनकी वापसी हुई है। जी हाँ, कायलो खेल तो रहे हैं और पॉइंट्स बहुत सही चाहिए इनको। 30 अंक चाहिए होंगे मेजी, वो 45 का आंकड़ा छूने के लिए। पहला मैच इंपॉर्टेंट है, बट 30 अंक अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तीनों मैचेस में, पॉसिबल वहां पे भी बन जाते हैं। लेकिन इस तरह के जोन में मैं मानता हूं कि ब्रिज के आसपास वाले एरियाज बहुत क्रूशल हैं। अगर वहां पे आप होल्ड कर रहे हैं और उसके बाद सर्कल कहीं भी जाए, आपको मूवमेंट देने में इतनी ज्यादा मुश्किल आती नहीं है। और मुझे लगता है कि मेडल ई स्पोर्ट्स की पोजीशनिंग अभी बहुत अच्छी है, आराम से वो पूरी लूट कर सकते हैं। ब्रिज के पास वाले इलाके भी उनके पास आएंगे, और अगर ये सर्कल मिलिट्री बेस जाता है, मेडल ऑलरेडी है वहां पे उस आइलैंड के ऊपर। जी हाँ, और पहले भी हमने देखा है आरू गेमिंग को रोटेट करते हुए बोट के साथ। देखना यह है कि क्या इस बार भी रोटेशन करते हुए आपको दिखाई देंगे। एलओसी की स्क्वाड को आप देखिए वो कहां पर गए, सेवर्नी का एरिया उनके पास है, बहुत ज्यादा दूर वो ग्लाइड करके गए। हालांकि अभी भी गाड़ियां उनके पास मौजूद हैं और साथ ही साथ रॉ ऑफिशियल, उनके लिए भी तो ये मैच बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले के राउंड्स आपने शानदार तरीके से खेले, वाइल्ड कार्ड अभी तक आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी गया नहीं। और इस वक्त यासनाया पोलियाना पर वो टीम मौजूद है। मैंशन खाली है, प्रिजन शेल्टर, ये बड़े इलाके हैं जो कि खाली आपको दिखाई देंगे। हो सकता है रॉ
अगर वो स्काउटिंग अच्छी तरीके से करें तो उन्हें पूरा यासनाया लूट करने की जरूरत भी नहीं है, वो थोड़ा आगे भी आ सकते हैं, वहां पर भी लूट किया जा सकता है और साथ ही साथ जोन का एक अच्छा एडवांटेज भी उनको मिलेगा। जी हाँ, एक्सपीरियंस उनको पास है, बट देखने वाली बात है कि क्या वो इस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल आज के दिन में कर पाएंगे। वहीं वोल्टेक्स, इनको ज़्यादा अंक चाहिए नहीं 3 मैचेस के अंदर। 16 अगर ये अंक निकालते हैं, 45 का मैजिकल आंकड़ा वो छू लेंगे। बट सवाल ये भी है ना मेजी, क्या 45 सच में कट ऑफ रहने वाला है या इसके ऊपर भी जा सकता है? सब कुछ डिपेंड करेगा आज के प्रदर्शन के ऊपर। बट टीम फॉरएवर, एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे थे मेजी, इनके पास कोई कमी नहीं है। ओवेस बहुत अच्छे से लीड किया है अपनी टीम को और आज के इस दिन में 30 अंकों की तलाश वो कर रहे हैं। पर बदलाव तो यहाँ पर भी है, आप देखिए कि ओमेगा नहीं है, फ्लॉक उनकी जगह पर खेलते हुए नजर आएंगे और बहुत कठिन समय पर बदलाव किए जा रहे हैं। और आप सोचिए कि कितना ज्यादा कठिन होता है ये निर्णय बना पाना कि आप उन खिलाड़ियों के साथ नहीं जाएंगे जो पहले आपके साथ खेल रहे थे और उन्होंने अच्छा खेला। आप टीम फॉरएवर को देखिए, वो ओमेगा के साथ जब ग्राइंड खेले थे कहाँ 95 टोटल पॉइंट्स लेकर वो पहुंचे। पिछले 3 मैचेस टीम फॉरएवर के लिए खराब रहे, बदलाव किया गया, फ्लॉक को लेकर आया गया। टीम जीरो 3 मैचेस खराब रहे, उन्होंने बदलाव किया, काइलो को वो वापस लेकर आए अपनी टीम में। इस तरीके का बदलाव आपको क्या लगता है कि कहीं से भी आसान है, पर क्या वो एक की पॉइंट है जिनकी वजह से ये बदलाव किए जाते हैं? मुझे तो यही लगता है कि ओमेगा ने सबसे ज्यादा फ्रैग्स निकाले थे इनफैक्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ इस टीम के लिए। और ये बहुत मुश्किल है, जैसा आप कह रहे हैं, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट ऑप्शन। बट अगर टीम में सिनर्जी इश्यूज आ रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तभी ऐसे बदलाव किए जाते हैं अमूमन। एंड टीम जीरो, हो सकता है कि यहाँ पे जिन प्लेयर्स को बाहर करा जा रहा है या फिर जो चेंज किए जा रहे हैं, जैसे कल हमने देखा डायनामाइट नहीं खेल रहे थे जबकि उस टीम के आईजीएल हैं। हमने आदि को नहीं खेलते देखा पहले मैच में। आई थिंक अग्रेशन पे थोड़ा जोर दिया जा रहा है। एंड फ्लॉक की अगर चर्चा करें, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। हमने इनको बाहर के सीन में बहुत देखा है अच्छा खेलते हुए, आज वही दोहराना पड़ेगा इस प्लेयर को। जरूरी है क्योंकि इसके बाद कोई और तो वैसे भी दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ टीडब्ल्यूओ भी वो खुश होंगे, ज्यादा रोटेट करने की जरूरत पड़ी नहीं, आराम से सेंटर ऑफ द सर्कल उन्होंने हथियार लिया है। पर अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मेडल इकलौती ऐसी टीम है जो अभी भी आपको नोवरपनॉय मिलिट्री बेस पे पूरा दिखाई देगी। बाकी कोई भी टीम ने अभी तक ये नहीं सोचा है कि आप मिलिट्री बेस जा सकते हैं। पर देखिए, दोस्ती यारी बनी रहनी चाहिए। ग्लिचेक्स रिबॉर्न आईजीएल के साथ, जी नहीं आईजीएल नहीं, वो तो खैर मलिक हैं, मैजिक फिलहाल के लिए बैठे हैं और जुवेश वो आपको दिखाई देंगे। और साइकिल पे इस तरीके से दूसरे साइड पैर करके बैठना सर चकरा जरूर देता है मेरा। आप ट्राई करके आए हैं? जी हाँ, अरे महिला वाह। मित्र थी मेरी एक। तो वो चला रही थी और आप पीछे बैठे थे। यस, चलो सही भी है, पैर भी आपके शायद पहुंचते नहीं वहां पे, दैट्स द इसीलिए। रीजन। चलिए देखिए, मैंने गेस बिल्कुल सही यहाँ पे किया। बट ग्लिचेक्स रिबॉर्न की बात की जाए, अब जोएस की चर्चा कर ही रहे हैं तो फिर वो क्लच की बात करते हैं जो हो सकता था सबसे बेहतरीन एरांगल के मैच में। 3 प्लेयर्स को इन्होंने डाउन किया था, बहुत शानदार वो मोमेंट था इनके लिए, लेकिन वो फिनिशेस कंफर्म नहीं कर पाए। दूर से जेडी गेमिंग के एक स्प्रे ने इनका भी खात्मा किया। बट आज एक और मौका है, कुछ वैसा क्लच अगर करके जाते हैं, दैट वुड बी गुड फॉर हिम। मैं तो देख रहा हूँ किस्मत कितनी खराब की, अभी भी साइकिल का ही सहारा लिया जा रहा है ताकि कम से कम एक और गाड़ी उनको मिल पाए। एक बग्गी उनके पास है और भी गाड़ियों की तलाश अभी भी जारी रहेगी। पर इन सब के बीच में वोल्टेक्स वो निकल गए और साथ ही साथ रॉ, जैसे हमने बात भी करी थी कि अगर वो यासनाया छोड़ते भी हैं, स्काउट अच्छे तरीके से किया जाए तो उनको पता चलेगा कि मैंशन भी खाली था, शेल्टर का जो एरिया है वहां पर भी जाया जा सकता है और आपको बहुत सारे कंपाउंड्स अनऑक्युपाइड मिलेंगे और आप वहां पर जा सकते हैं। अच्छे तरीके से उन कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर पहले उसके लिए स्काउटिंग जरूरी है। अभी आप सोचिए कि इनके सामने वो जो टीम मौजूद है वो उनके लिए दिक्कतें खड़ी कर सकती है। अगर एक भी खिलाड़ी नॉक होता है तो बचाने के लिए उन्हें ओपन में जाना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने स्मोक्स के इस्तेमाल लाने पड़ेंगे और वहां पर दिक्कतें शायद उनके लिए ज्यादा बढ़ जाए। सारी चीजें देखी गई, परखी गई, रॉ वहां से निकल गए। परफेक्ट एग्जाम्पल अपनी गलतियों से सीखने का। बिकॉज आपको याद है पिछला इरांगल जब भी खेले थे, वो पहला इरांगल डायरेक्ट पुश इन किया था बिना इंफॉर्मेशन के और वहां 2 प्लेयर्स गवा दिए थे अपने। और इस बार उन्होंने डायरेक्ट पुश इन नहीं किया किसी कंपाउंड में, उन्होंने जांचा, परखा, समझा और रिट्रीट करने का निर्णय लिया। एक और चीज जो देखने को मिल रही है इस पूरे मैच के दौरान कि अभी शांति का परिचय दिया जा रहा है हर टीम की तरफ से। मतलब आखिरी के सर्कल्स बहुत केओटिक होने वाले हैं। मैं तो अभी भी स्पिरो देख रहा हूँ कि मेडल कैसे वो ब्रिज पर जाकर बैठ चुके हैं, एक बार के लिए सर्कल जरूर देखना चाहेंगे। और अभी भी आप सोचिए मिलिट्री बेस खाली है और अगर तीसरा हार्ड शिफ्ट सच में मिलिट्री बेस की तरफ आया, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। कंपटीशन पहले से ही एक अलग स्तर पे जा चुका था और इस तरीके से अगर जोन बनने लगे सारी टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी भी आप सोचिए आरवीएनसी सर्कल के अंदर नहीं आए, टीसीडब्ल्यू वो भी सर्कल के बाहर, ग्लिचेक्स रिबॉर्न, टीएमजी, एलओसी और साथ ही साथ इनर्शिया। हमने 6 टीम को सर्कल के बाहर देखा है, बाकी की 10 टीम वो सर्कल के अंदर मौजूद हैं।
पर अगर ये 6 भी उस सर्कल के अंदर गए और तीसरा हार्ड शिफ्ट नीचे आया, बहुत सारे जो फिनिशेस है वो मेडल अपने लिए जरूर निकाल सकती है। मुझे लगता है कि TCW के पास पोजीशनिंग अभी भी अच्छी है। अगर वो चाहें तो यहाँ पे जा सकते हैं नीचे की तरफ, आराम से वहाँ पे वो होल्ड करा जा सकता है। बट जैसा मैंने पहले बताया, ब्रिज का एरिया बहुत क्रूशियल है और मेडल के पास वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। अब देखने की बात है वहाँ से वो कितने फ्लैग्स निकाल सकते हैं। पर TWOB पाएंगे अपने आप को सर्कल के बिल्कुल सेंटर में। एंड मल्टीपल टीम, सिर्फ TWOB नहीं, बहुत सारी टीम्स है जो अपने आप को सेंटर के आसपास लेके गई हैं। अब जब अगला सर्कल आएगा, मुझे लगता है मेजी फाइट्स तो तभी शुरू होंगी यहाँ पे। अब तो होने से रहा, फिलहाल के लिए शुरुआत हुई जरूर थी। हिमू उनको डैमेज पड़ा है पर रेंगते हुए वो गए और बैंडेजेस का सहारा लेंगे क्योंकि फर्स्ट एड मात्र केवल 2। दिक्कतें हो सकती है उनके लिए भी, पर हिमू वो तैयार है। हो सकता है कि बूस्टर्स का जो इस्तेमाल है वो भी किया जाए। पर टीम फॉरएवर, क्या उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि नीचे कोई एक टीम मौजूद थी? इस तरीके से तो देखिए आप नहीं आ सकते, क्योंकि मैं दूसरे खिलाड़ी को भी देख रहा था कि वो आगे देख रहे थे, पीछे वेयरहाउस के साइड पर वो नहीं देख रहे थे। और सैयद ने इस चीज का फायदा उठाया। फ्लॉक पहला गेम खेलने के लिए आए थे और पहले गेम में सबसे पहले इस मुकाबले से बाहर। इस बड़े मंच पे पहली बार हमें देखने को मिले फ्लॉक, और आते ही वो सबसे पहला शिकार बने। मैं मनोस्थिति के बारे में सोच रहा हूँ, अब उनके मन पे क्या गुजर रहा होगा कि अभी तो आया था मैं खेलने के लिए, ये मेरा स्टेज था, मैं बनाना चाहता था इस स्टेज को अपना। चलिए अभी भी है मैचेस उनके, देखते हैं वो कैसा खेलेंगे। अगर वो खेलेंगे वही टीम फॉरएवर, अच्छा निर्णय ये। टीम जीरो के साथ जब भी आपकी फाइट हो रही है ना, तो एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि उनके स्प्लिट बहुत बड़े होते हैं, वो अलग अलग एंगल से आपके ऊपर आक्रमण करते हैं, और यहाँ पे पीछे जाना एक सही निर्णय टीम फॉरएवर का। जी हाँ, और साथ ही साथ इनको ये पूरा एरिया खेलने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ओवेस बहुत समय से इस पूरे इलाके को छानबीन करके रखे हुए हैं और साथ ही साथ हमेशा से ड्रॉप इनका यही रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इन्फॉर्मेशन की कोई कमी रहने नहीं वाली। अगर कोई डिप की जरूरत भी होगी तो ओवेस को पता होगा कि कहाँ पे जाकर स्टे किया जा सकता है। पर TCW, जैसे आपने बताया भी कि एरिया उनके पास बहुत ही ज्यादा शानदार है। अगर वो चाहें तो सर्कल के अंदर भी जा सकते हैं, पर वो ब्रिज कैंप कर कर बैठे हुए इंतजार में है कि कम से कम कोई एक खिलाड़ी तो आएगा। पर मिलिट्री बेस पर कोई गया ही नहीं तो आएगा कैसे? बट डोंट यू थिंक कि वो दोनों तरफ नजर रखनी चाहिए उनको? एक तरफ तो वो नजर रख रहे हैं, बट दूसरी तरफ से अगर कोई आएगा तो जरूर मात दी जा सकती है इनको। पीछे देखना जरूरी है। TCW ये भी एक ऐसी टीम है जो मैं मानता हूं कि शुरुआत अच्छी हुई है, एक फ्रैग मिल चुका है, पोजीशन बहुत अच्छी है, यहाँ से जोन कहीं भी जाए इनको आसानी से जगह मिल सकती है, बशर्ते अपनी बैक्स ये क्लियर कर पाए, और वो सबसे जरूरी सवाल है इस टीम के लिए। जी हाँ, और साथ ही साथ RVNC सबसे पहली टीम जिन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवा दिया। उसके बाद टीम फॉरएवर के हमने फ्लॉक को एलिमिनेट होते हुए देखा। ग्लिचेक्स रिबॉर्न, चलिए फाइनली उनको गाड़ी मिल गई, साइकिल छोड़ दी गई और चारों खिलाड़ी एक साथ एकजुट आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पोचिंकी का एरिया अभी भी उनके पास है। LOC को आप देखें कि सेवर्नी से कहां से उन्होंने शुरुआत करी थी उस रोटेशन की, और अभी तक वो सर्कल के अंदर आ नहीं पाए। अभी भी ब्लू जोन का डैमेज उनको पड़ रहा है। पर हम जो इंतजार कर रहे हैं वो है तीसरा हार्ड शिफ्ट। मुझे बस देखना है कि क्या वो मिलिट्री बेस की तरफ जोन जाने वाला है। अगर हाँ, तो आप सोचिए कि कितनी सारी टीम्स है जिनको वो ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, और या तो वो मेडल से होके गुजरेंगे या फिर जो सामने TCW की स्क्वाड थी वेस्टर्न एजेस पर, वहां से उन्हें होकर गुजरना पड़ेगा। पर RVNC वर्सेस TCW, कभी भी इस फाइट की शुरुआत हो सकती है। देखिए पहले भी हुई थी, एक फ्लैग निकाला गया था TCW के द्वारा, और अब दोबारा से वहां पे नंबर्स गेम का एडवांटेज लिया जा सकता है। बट प्रॉब्लम सिर्फ इन दो टीम्स के बीच में नहीं है मेजी, मुझे लगता है LOC उनकी भी प्लानिंग यही है कि उस ब्रिज के आसपास वो होल्ड करें। उसके साथ अगर देखा जाए ग्लिचेक्स रिबॉर्न, वो भी ज़्यादा दूर है नहीं, चाहे तो वो भी यहाँ पे बहुत करीब आ सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि अब निर्णय क्या लिया जाएगा। बट निर्णय लेने से पहले आई थिंक इंतजार करेंगी सारी टीम जोन बनने का। जोन जैसे बनेगा उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे रोटेशन का एक बहुत अच्छा कारनामा। मैं तो बस सोच रहा हूँ LOC के लिए दिक्कतें ज्यादा है, क्योंकि ग्राइंड उनके पास एक भी फर्स्ट एड नहीं है। आप सेवर्नी तक गए, आपने सेवर्नी पूरा लूट लिया, उसके बावजूद आपके पास फर्स्ट एड नहीं है। स्केच वो थोड़ा आगे आए, उनको डैमेज देने की कोशिश करी गई, पर जैसे ही उनको पता चला कि हाँ यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, तेजी में यूटर्न मारा गया और वो खिलाड़ी अपनी गाड़ी लेकर निकल पाया। पर LOC जहां पर वो आगे आए वहां पर भी दो खिलाड़ी TCW के उन्होंने रख रखे थे। पर अभी भी आप सोचिए कि वो फाइट लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनको भी पता है कि हाँ, पर्याप्त मात्रा में उनके पास लूट मौजूद नहीं है, और अगर यहाँ पर वो मात खाते हैं, आने वाले 2 मुकाबले उनके लिए बहुत खराब हो सकते हैं। ये TCW के लिए कितना अच्छा पल था मेजी, यू नो व्हाई? बिकॉज यहाँ पे तो उन्होंने थोड़े नेट्स करे, थोड़े गोलियां चलाई और उन्होंने भगा दिया अपने अपोनेंट को।
बट गन की आवाज सुन के आरवीएनसी भी भाग गए, वो भी फाइट लेना नहीं चाहते यहाँ पे। तो ये एरिया जो उन्होंने होल्ड किया था टीसीडब्ल्यू ने, अब वो उनका है, कोई भी आसपास नहीं है। आराम से जब जोन बनता है वो जा सकते हैं। वैसे जोन की बात करें तो चल लेते हैं, देखते हैं जोन कहाँ पे बनने वाला है। सबसे क्रूशियल जोन है, जहाँ भी जाएगा यकीनन अब फाइट्स होने वाली है। बट वहीं एलओसी थोड़े फर्स्ट एड्स की कमी तो दिख रही है मुझे, बट चलिए जोन पे ध्यान देते हैं पहले। मेडल वो तो यही होप करेंगे कि उनके ऊपर ये जोन आके बने, और चांसेस भी बहुत ज्यादा, बट जोन का एक हार्ड शिफ्ट। मिल्टा सिटी बहुत क्रूशियल एरिया बन चुका है, और सारी टीम्स, चाहे टीम फॉरएवर हो, चाहे टीम जीरो हो, टीएमजी, ग्लिचएक्स रीबॉर्न, टीसीडब्ल्यू, एलओसी, आरवीएनसी, जोन के अंदर जाना बहुत मुश्किल। मैं मानता हूँ इस सर्कल में सबसे बड़ा एडवांटेज होगा आरू गेमिंग का, क्योंकि उन्हें तो पता है ना कि ये सर्कल कैसे खेलना है, क्योंकि ड्रॉप ही आसपास होता है। मिल्टा पावर वो जाते हैं, मिल्टा सिटी भी कभी कभी दिखाई देते हैं, और उन सब के चक्कर में इनर्शिया को आप देखिए, वो रोटेशन उनके लिए कारगर सिद्ध हुई, जहां पर वो यासनाया पोलियाना से घूम कर आए, नीचे आए। और मिल्टा सिटी का ऐसा नहीं है कि जो मेन इलाका होता है वो उन्होंने पकड़ा है, आउटस्कर्ट्स के जो एरियाज होते हैं वहां पर वो टीम गई है, अपना डेरा जमाया है। और देखना यह है कि आते हुई टीम्स को क्या वो रोक पाएंगे। जेनेसिस काफी ज्यादा तेज रहे रोटेशन उनके द्वारा, टीएमजी वो भी फंस सकते हैं, पर एलओसी उन्हें समझने की जरूरत है कि किसी भी खिलाड़ी के पास फर्स्ट एड नहीं था। आप बैंडेजेस का इस्तेमाल करके तीसरे फेज में प्ले जोन के बाहर सरवाइव तो नहीं कर सकते। देखिए तभी तो चले गए गटका के आसपास और वहां पे लूट करते दिखे आपको। अब देखने वाली बात है क्या लूट उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट इन सभी जद्दोजहद के बीच में टीसीडब्ल्यू को देखिए, निर्णय लिया गया कि मिलिट्री बेस की साइड से ही वो जाएंगे, और मेडल अब मुझे लगता है कि काफी हद तक वो रोक पाएंगे टीसीडब्ल्यू को, बिकॉज ब्रिज ब्लॉक अभी भी उनके द्वारा करा जा रहा है। साथ ही साथ टीम फॉरएवर वर्सेस ग्लिचएक्स रीबॉर्न, देखना ये कि क्या फाइट की शुरुआत करने में कोई भी दिलचस्पी है। दोनों टीम में से किसी भी टीम के द्वारा अगर ये फाइट छेड़ी गई तो फायदा क्या पता किसी तीसरी टीम को हो जाए, क्योंकि ये सब अभी सर्कल के बाहर है, और ये एक रोटेशन वाला फेज है जो तीसरे सर्कल में आता ही आता है। और जब तक रोटेशन समाप्त होता है तब तक आप सोचिए कि वो जो चौथा फेज है लगभग वो टच होने वाला होता है। पर देखना यह है कि जो फाइट है उसकी शुरुआत कब तक होगी, क्योंकि अभी तक हमने मात्र 2 खिलाड़ियों को समाप्त होते हुए देखा, बाकी 62 की 62 खिलाड़ी अभी भी इस लॉबी में मौजूद हैं। वो सबसे ज्यादा आगे, एमजे उनके पीछे पीछे, माफिया वो भी तैयार है, पर टीम जीरो वो ब्रिज के साइड पर आए, और टीम मेडल ई स्पोर्ट्स वो पहले से ही तैयार थे। बट काफी बखूबी से ये जोन के अंदर जगह बनाई है टीम जीरो ने। यहाँ पे हो सकता है कि अगला जोन ना बने, बट फिर भी इस जोन के लिए विश्राम करने के लिए उनके पास जगह अब आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात है टीसीडब्ल्यू, उनको तो यहीं से आना है और कोई चारा भी उनके पास नहीं है। अगर टीसीडब्ल्यू थोड़ा सा और एफर्ट करके शायद पानी से जाएं, वो भी एक पॉसिबिलिटी बनती है मेजी, बट प्रॉब्लम ये होगी कि फिर वो जमीन पे जब पहुंचेंगे वो गाड़ियां नहीं होंगी उनके पास। ये एक बहुत क्रूशियल थिंकिंग वाली सिचुएशन है उनके लिए। अब देखते हैं उनके आईजीएल क्या निर्णय लेते हैं यहाँ पे। देखिए अब रिस्क है तो इश्क है, अगर वो वहां से बोट लेकर निकले और मिल्टा पावर की साइड तक जा पाए, और जहां तक मुझे लगता है कि बोटेशन ही एकमात्र रास्ता जो वो चूज करेंगे, क्योंकि उनको भी पता होगा। ऑलरेडी उनके जो एक खिलाड़ी आए थे, अगर मैं गलत नहीं तो यज्ञेश थे, वो जो ब्रिज के बहुत ज्यादा करीब आए, साउंड्स तो उनको सुनाई दिए गए होंगे ना कि हाँ ब्रिज के दूसरी साइड पर थोड़ी जो फाइट्स हैं वो हो रही हैं, और ब्रिज क्रॉस करना ऐसे में बिल्कुल भी खतरे से खाली होगा नहीं। पर मलिक वो क्या आज के दिन पे रुकना नहीं चाहते, क्योंकि अभी तक वो रुके नहीं, और साथ ही साथ टीम फॉरएवर रुके तो वो भी नहीं है, क्योंकि ग्लिचएक्स रीबॉर्न एंड टीम फॉरएवर साथ साथ आपको रोटेट करते हुए दिखाई दिए, और अभी भी आप देखिए कि दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब। आरबीएनसी एक बहुत बड़ा वाइड रोटेशन उस टीम के द्वारा, एलओसी उन्होंने थोड़ा शांति का परिचय दिया, वो गाटका गए, वापस से एजेस पर आए, और अभी भी वेस्टर्न एज उनके पास मौजूद है, और बहुत आसानी से वो टीम आपको सर्कल के अंदर पहुंचते हुए दिखाई देगी। पर जैसे हम बात कर भी रहे थे, ग्लिचएक्स रीबॉर्न वर्सेस टीम फॉरएवर, फाइट की शुरुआत तो हो चुकी है। टीम फॉरएवर 2 प्लेयर्स अब उन्होंने गवा दिए मेजी, ये बेहद ही खराब शुरुआत है टीम फॉरएवर के लिए। थोड़ा सा और एफर्ट दिखाना पड़ेगा बचे हुए 2 प्लेयर्स को। एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी, बट प्रॉब्लम यही हुई ना कि जहां से वो रोटेट कर रहे हैं वहीं उनके पीछे पीछे 2 टीम्स हो रहे हैं, जहां भी वो रुक रहे हैं वहां पे वो टीम्स भी आ रही हैं। चलिए अभी के लिए बचे हुए 2 प्लेयर्स एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। ग्लिचएक्स रीबॉर्न वो यहाँ पे रुके, और ये भी एरिया जोन के अंदर है। अब अगले जोन का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद ही मूव करते प्लेयर्स दिखेंगे। बट टीसीडब्ल्यू निर्णय अभी तक लिया नहीं गया है मेजी, सिर्फ एक प्लेयर है जो पानी के पास है, बाकी प्लेयर्स अभी भी अपनी गाड़ी के अंदर, और जोन का एक मैग्निफिसेंट शिफ्ट। अब टीम फॉरएवर के बारे में सोचिए मेजी, इतना घूम के आप गए हो लेकिन जोन फिर भी आपसे दूर। साथ ही साथ आरवीएनसी और ग्लिचएक्स रीबॉर्न का भी नाम आप उसमें ऐड करिए, क्योंकि वो भी बहुत दूर से निकले थे, और एलओसी इस चीज में उनका जरूर फायदा हुआ, जहां पर वो थोड़ी देर के लिए रुके और उन्होंने सोचा कि ठीक है जोन का इंतजार कर लेते हैं। एजेस पर आकर वो ठहर से गए, और उसके बाद उन्होंने सीधा डायरेक्टली स्लैम कर दिया। एक खिलाड़ी भले ही उनका नॉक हुआ था,
शायद वो रिवाइवल हुआ, वो खिलाड़ी समाप्त हो गया, वो अभी भी देखना बाकी है। पर आरू गेमिंग को आप देखिए, वो अभी भी रुके नहीं है। वेरॉन को उन्होंने थोड़ा आगे भेजा, सेंटर ऑफ द सर्कल अब आपको टीम आरू के खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। और वोल्टेक्स, उनको भी यहाँ से निकलने की जरूरत है क्योंकि वो टीम भी सर्कल के अंदर नहीं। और सबसे खराब अगर किसी के लिए स्थिति है वो है टीम जीरो। कहाँ थे, कहाँ आए, कहाँ पहुंचे, अब यहाँ से वापस निकलने की जरूरत। क्या वो निकलना चाहता है? क्योंकि मुझे तो लगता है वो अटैक करना चाहते हैं। स्मोक्स की रेखा आप देखिए कहाँ बनाई है उन्होंने। हो सकता है मेडल के ऊपर आक्रमण वो करना चाहे। वही जेनेसिस, एक प्लेयर यहाँ पे जरूर डाउन हुआ। उधर मेडल के लिए भी मेजी इतना आसान तो नहीं है इस जोन के अंदर अब एंट्री कर पाना। रास्ते में रुकावटें बहुत ज्यादा, बट उनके पास एक ऑप्शन है कि वो इस रिच का इस्तेमाल करते करते सीधा मिल्टा सिटी की तरफ वो निकल जाएं। अब सवाल है कि क्या करा जाएगा मेडल की तरफ से। वही टीसीडब्ल्यू केवल एक प्लेयर को भेजा है पानी के रास्ते, बाकी प्लेयर्स ब्रिज पे अभी भी इंतजार करते हुए। जी हाँ, और साथ ही साथ टीम जीरो, उनके जो 2 खिलाड़ी थे वो निकल गए। स्काउट सबसे पहले आगे जाते हुए दिखाई दे। टीएमजी वर्सेस क्रैटिक, उनकी जो फाइट है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। शिवम वो फाइट लेना चाहते हैं, 12 के उनके पास है। ग्रेनेड्स का अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि आपको फुटस्टेप सुनाई दे रहे होंगे और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ वो जो सामने वाला खिलाड़ी है वो कहाँ हो सकता है। और उस चक्कर में उन्होंने बिल्कुल भी शॉट्स नहीं लिए और अभी भी वो इंतजार कर रहे थे। और उनके जो पीछे खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने क्या शानदार कवर फायर प्रोवाइड किया है। एक खिलाड़ी सीआरसी का नॉक किया गया। टीएमजी एक शानदार मौका जहां पर वो 4 फिनिशेस निकाल पाए। ग्रेनेड शानदार, थॉर उनको थोड़ा डैमेज पड़ा। डेविल एक और ग्रेनेड के साथ, शिवम एक और ग्रेनेड के साथ, जो खिलाड़ी नॉक था उन्हें रिवाइव कर दिया गया। पर मैं अभी भी सोचता हूं आगे जाके लो टॉस ग्रेनेड भी किया जा सकता है। पर सुपरमैन वो आए और उन्होंने हीम को नॉक किया। जी हाँ, पीछे से यहाँ पे पूरी तेजी से नीड्स आ रहे हैं, कवर देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। बट क्रैटिक केवल क्या रैंक है उनके पास, पहले 3 मैचेस के अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट उनको दिखाना पड़ेगा। 30 से भी ज्यादा अंक उनको यहाँ पे लेने हैं। बट ये नेट फाइनली कनेक्शन ढूंढेगा, थोर हुए डाउन। और अब मुझे लगता है कि मौका है कि आप आगे जाके पुश कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ कॉन्करर की है, वहां से वो प्लेयर अभी भी अपनी टीम को बहुत सॉलिड कवर देते हुए। पर साथ ही साथ डेविल उन्होंने स्पॉट कर लिया कॉन्करर को। और आप देखिए शिवम उसी दिशा में वो भी आपको शॉट्स लेते हुए दिखाई देंगे। और इन सबके बीच में मेडल वर्सेस टीम जीरो, जो फाइट वहां पर अधूरी रह गई थी, फाइनली उसकी शुरुआत करेंगे। और ये हुआ तो हुआ क्या, टीम जीरो उन्होंने मेडल ई स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन कर दिया। सारे खिलाड़ियों के पास एक एक फिनिशेस आए, पर मेडल ई स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी गलती, जहां पर वो सर्कल के एज पर आए, वो भिड़ गए और वो फाइट नहीं संभाल पाए। इस मैच से पहले 33 अंक थे मेडल ई स्पोर्ट्स के पास और अभी भी 33 ही रहने वाले हैं उनके पास। पर टीम जीरो, जैसा मैंने आपको बताया, स्मोक का जो कवर बनाया था, रास्ता वो अटैक करने के लिए बनाया था और वो उन्होंने फाइनली अटैक भी किया। एंड यही चीज की बदलाव की हम बात कर रहे थे मेजी के, इस बार थोड़े अग्रेसिव नजर आए हैं टीम जीरो। वही जोन का एक शिफ्ट, ओपन एरियाज, ये मिल्टा सिटी के ऊपर वाला ओपन एरिया ना बहुत खतरनाक है आपके लिए। थोड़ा सा हायर रिज भी है, उसके आगे एक माउंटेन आता है, बट बीच में कवर इतना ज्यादा है नहीं, आपको आर्टिफिशियल कवर बनाना पड़ेगा और उसके लिए गाड़ियां चाहिए। मीनवाइल ओवेस गए तो थे जोन के अंदर, बट टीम फॉरएवर के आखिरी खिलाड़ी वही बचते हुए। या और इन सब के बीच में आप देखिए कि टीसीडब्ल्यू ने जिस खिलाड़ी को पानी के अंदर भेज रखा था, मात्र वही प्ले जोन का शिकार हुआ। बाकी खिलाड़ी सतह का इस्तेमाल करते हुए वो जोन के अंदर आ गए। दिक्कत तो खैर उनके लिए भी ज्यादा बड़ी है, पर इन सब के बीच में टीम जीरो और भी वो फाइट लेना चाहते हैं। और उनके सामने टीडब्ल्यूओबी वो स्क्वाड मौजूद है, पर एक शानदार ग्रेनेड, एजे डाउन किए गए, पर अभी भी ग्रेनेड्स वो रुके नहीं है। एजे उसी ग्रेनेड से वो खिलाड़ी समाप्त कर दिया गया। एडी का वो ग्रेनेड था, पर टीडब्ल्यूओबी संभलने की जरूरत, क्योंकि इसके पहले मात्र केवल 5 अंक उन्होंने निकाले थे। एक बार फिर से खराब सिचुएशन और टर्बो वो भी डाउन कर दिए जाएंगे। एडी का वो शानदार ग्रेनेड, टीडब्ल्यूओबी प्रिंस ओजी संभालने की जरूरत, क्योंकि एक खिलाड़ी उनसे काफी ज्यादा दूर। देखिए यहाँ पे आक्रमण किया जा रहा है टीम जीरो की तरफ से, एंड मैंने पहले भी कहा था जब सब कुछ आपके अगेंस्ट होता है अग्रेशन ही आपके काम में आता है, और वही आ रहा है टीम जीरो के काम में। बट स्पॉट करना भी बाकी है, एडी को यहाँ पे डाउन किया जाएगा, दूसरा प्लेयर भी यहाँ पे काफी डैमेज्ड। वोल्टेक्स वो भी वहीं पे मौजूद थे, बट स्काउट जिम्मेवारी उनके ऊपर भी। बट सवाल ये, क्या प्रिंस ओजी की पोजीशन पता है टीम जीरो के प्लेयर्स को? विशु उनको भी पड़ा है, बट वो कवर में नहीं गए, दैट इज सरप्राइजिंग। चलिए फाइनली कवर में गए, अपने आप को हील करेंगे। लेकिन मेसी अभी जोन में जाना इनके लिए भी प्रॉब्लम बन सकता है, वो भी जोन के बाहर है। स्मोक किया जा रहा है हीमू के द्वारा, और देखना यह है कि क्या वो अपने लिए कर रहे हैं या फिर टीम को बचाने के लिए। पर जैसे आपने बताया भी कि प्रिंस की पोजीशन किसी को पता नहीं थी, काइलो वो ओपन में गए, उनको डाउन किया गया और वो समाप्त करने की एक कोशिश, पर अभी तक वो खिलाड़ी समाप्त हुआ नहीं। एडी संभालने की कोशिश उनके द्वारा भी की जा सकती है। बढ़िया प्रहार किया गया जरूर था, पर स्काउट उनका वो कवर फायर बहुत ज्यादा शानदार, जहां से उन्होंने प्रिंस को देख लिया, उन्हें नॉक किया गया, डाउन कर दिया गया। और अभी भी टीडब्ल्यूओबी के एगी वो आखिरी खिलाड़ी बचते हैं अपनी टीम से,
और देखना ये है कि क्या वो कुछ खास कमाल कर पाएंगे। स्काउट वो भी डाउन कर दिए गए थे और सैयद, अगर मैं गलत नहीं तो शायद एक खिलाड़ी बचे। जी नहीं, प्ले जोन के बाहर एक और खिलाड़ी आपको बचा हुआ दिखाई देगा। परेगी एक आखिरी खिलाड़ी सर्कल के अंदर पहुंच पाए और अगले सर्कल का आप शिफ्ट देखिए, बहुत करीब इस खिलाड़ी के। जी हाँ, इस खिलाड़ी के करीब है और मिल्टा के सबसे इंपॉर्टेंट एरिया स्क्वाड हाउस के पास वो जोन का एडवांटेज, बट फाइट यहाँ पे भी चलती हुई। आरवीएनसी क्या कुछ वो अलग कर पाएंगे? टीएमजी के प्लेयर्स नेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोलोटॉव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और लीजिए आरवीएनसी उनका खात्मा हमने देखा अभी इस एंगल के मुकाबले में। उधर एलओसी वो भी यहाँ पे खतरे में गए जरूर, बट टीएमजी 5 फ्लैग्स ये खिलाड़ी निकाल चुके हैं और अब जोन में जाना इनके लिए एक चुनौती बनेगा। जी हाँ, और साथ ही साथ सैयद वो आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से। मेरा मार का वो मैच था जब सैयद आखिरी खिलाड़ी बचे थे और अच्छे खासे प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम को वो दिला पाए थे, पर इस बार वो कारनामा नहीं कर पाए। सैयद उनका भी एलिमिनेशन, टीम 0 फिनिशेस निकाले पर प्लेसमेंट पॉइंट एक बार फिर से उनके खाते में नहीं आया। ग्लिचेक्स रिबॉर्न वर्सेस टीएमजी की जो फाइट है वो चालू चुके। जुवेश वो आए, उनको डाउन किए गए। मैजिक वो भी नॉक कर दिए गए। फ्रैंकलिन वो तैयार थे तो सही, पर उनको भी दूसरे साइड से शॉट पड़े। पर अब टीएमजी वो एक आखिरी खिलाड़ी शिवम आपको ऊपर दिखाई देगा, एक खिलाड़ी शैक के अंदर, और शायद ये सिचुएशन थोड़ी सी पलट सकता है। जी नहीं, शैक के अंदर 2 खिलाड़ी मौजूद थे और ग्लिचेक्स रिबॉर्न अब उनका बचता है साकिर, वो एक खिलाड़ी। सर्वाइवल के लिए वो कोशिश कर सकते हैं, पर अभी भी पहले ग्रेनेड से बचने की जरूरत, और मुझे लगता नहीं है कि टीएमजी इतने आसानी से साकिरो को निकलने देंगे। और एक ग्रेनेड, साकिरो समाप्त। ग्लिचेक्स रिबॉर्न एलिमिनेशन छठे पायदान पर। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय टीएमजी। वो एक खिलाड़ी को पीछे रखना मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ इस टीम के लिए। मेजी 9 फ्लैग्स ये टीम निकाल चुकी है आज रैम्पेज पे ये टीम जाती हुई, बट अभी भी सवाल ये है क्या जोन के अंदर वो पहुंच पाएंगे? जोन का आगमन ऊपर अगर आप देखें, रो ने बहुत सहजता के साथ इस मैच को निभाया है, अभी तक बेहतर खेले हैं। फिनिशेस हाँ इतने ज्यादा उनके पास नहीं, बट पोजीशनिंग बहुत अच्छी है हायर ग्राउंड से। क्या वो इस मैच में जीत हासिल कर पाएंगे? एक बड़ा सवाल। बट टीएमजी सीधा निर्णय लिया डायरेक्ट पुश इन करने का। इनर्शिया के प्लेयर्स वहां पे मौजूद, दोनों प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। टीएमजी केवल एक प्लेयर उनका बचता है, बट इस सभी फाइट्स के बीच में टीम आरू है जिनके पास है जोन का एडवांटेज। और वो शांति का परिचय दे रहे हैं, उनको भी पता है कि भैया हमने 44 पॉइंट निकाले और हम कल की गलती नहीं करने वाले जो कल टीम करके गई है। पर नाम लेते ही आतंकी वहां पर जरूर डाउन किए जाएंगे और उन्हें समाप्त भी कर दिया गया। इनर्शिया, हालांकि मौका उनके पास भी, स्पीरो बहुत ज्यादा शानदार है कि इस मैच में वो चिकन डिनर निकाल पाए, क्योंकि जोन का सबसे बड़ा एडवांटेज उनके पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कंपाउंड है, आप आसानी से खेल सकते हैं। ब्रोकन वॉल का भी आपके पास कवर होगा। पर आरू वो खुद आगे जाना चाहते हैं। नॉक्स निकाले गए, तने वो भी डाउन करेंगे। मुझे लगा आरू थे जिन्होंने वो नॉक निकाला, पर ऐसा हुआ नहीं, उनके साथ ही पीछे मौजूद थे। पर अब इनर्शिया मात्र 2 खिलाड़ी के साथ, और उनमें से एक खिलाड़ी अभी भी डाउन है। रिवाइवल दिया जरूर जा रहा है, पर रिवाइव होते ही उस खिलाड़ी को नॉक किया गया। और अब एक आखिरी खिलाड़ी, और वो बैठ के हील कर रहे थे अपने आप को, वेरॉन आए, उनको भी समाप्त किया गया। इनर्शिया उनका एलिमिनेशन चौथे पायदान पर। वो भी डर रहे थे कि अगर मैं ऊपर गया तो कहीं दूर से मेरे पे स्प्रे नहीं आएगा। दैट्स व्हाई वहीं दरवाजे के पास वो जाके रुक गए। बट आरू गेमिंग 7 फ्लैग्स निकाल चुके हैं, और जैसा हमने बात करी यार, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। आपके पास ऑलरेडी पॉइंट्स एंड दैट्स द रीजन कि आपने यहाँ पे भी पहले शांति दिखाई, फिर अब अग्रेशन दिखाया। 7 फ्लैग्स आपके पास, बट रो जब जरूरत थी इस टीम को पॉइंट्स लेकर जाने की, वो पहला इंपॉर्टेंट एंगल जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे बार बार, पॉइंट्स तो लिए हैं, टॉप 3 में वो आ चुके हैं। देखने की बात अब यहाँ से वो क्या बदलाव लेके आते हैं। बट वहीं वोल्टेक्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक खिलाड़ी उनका भी दूर दराज इलाकों में जोन के अंदर आने की कोशिश करेगा काफी जल्दी। जी हाँ, विशु बचे हैं, शायद इंतजार ही करें कि ये फाइट समाप्त हो, उसके बाद जाते जाते वो लूसीफर की जैसे हमने चर्चाएं करी थी कि एक एक्स्ट्रा फिनिश अपनी टीम के लिए लेकर जाते ही जाते हैं, और विशु वो भी वो कारनामा कर पाए। हालांकि अभी तक वोल्टेक्स के पास ज्यादा फिनिशेस नहीं है, पर उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर आप तीसरे पायदान पर भी एलिमिनेट होते हैं तो भी आपको वो 5 प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे, और 4 फिनिशेस आपने निकाल रखे, यानी कि 9 अंक वो बहुत सही है, क्योंकि पहले भी आपने बढ़िया खेला। और हम निरंतरता की ही तो बात कर रहे थे, और विशु उन्होंने डायनेसिस को देख लिया और उन्होंने समाप्त भी कर दिया उस खिलाड़ी को। 4 फिनिशेस को आप 5 करिए, और विशु प्ले जोन के साथ ही अपने आप को उन्होंने समाप्त करना ज्यादा सही समझा। बट ऑलरेडी पॉइंट्स थे उनके पास, 29 तो पहले ही थे। यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स लेके गए, वोल्टेक्स ने अपना कार्य करके दिखाया है। बट रो क्या वो भी यहाँ पे कुछ स्पेशल कर सकते हैं? नेट्स का आदान प्रदान हो जरूर रहा है, बट जैसा आपने बताया विशु जाने से पहले आरू गेमिंग के चिकन पे शायद एक सवाल वो लगा के गए हैं। पर मैं अभी भी देख रहा हूँ कि रॉ वो आगे आना नहीं चाहते, और लगता है कि जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि एक खिलाड़ी को उन्होंने देख लिया, डाउन कर देंगे। आतंकी वो आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से, और उनको भी समाप्त किया जाएगा। और रॉ क्या शानदार वापसी उनके द्वारा देखने को मिली। पहले बहुत सारे कम अंक उनके पास थे, इकाई के स्थान पर वो टीम बैठी हुई थी, और इस मैच में आप देखिए फिनिशेस निकाले गए, 10 प्लेसमेंट पॉइंट निकाला गया।
एक शानदार शुरुआत रॉ ऑफिशियल